18 दिन, और इसको ड्राफ्ट करने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 24 घंटे में से 18 घंटे का वक्त दिया करते थे। तब जाकर ये संविधान पूरा हुआ है। और जब संविधान लिखने का वक्त काम उनको जो दिया गया था, तो रिश्वत की सेवा जो थी वो भी सही नहीं रहती थी, बहुत सारी बीमारियों से वो भी उलझे हुए रहते थे। लेकिन फिर भी इन सारी चीजों को न देखते हुए दिन रात एक करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगातार मेहनत करके क्या किया, इस संविधान को लिखा गया है। और इसको आज हम लोग संविधान रूप में क्या करते हैं, मनाते। अब आगे बढ़ते हम लोग इस संविधान ने हमको क्या दिया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि संविधान ने हमको क्या दिया है। तो सबसे पहले तो हमको अधिकार दिया है, और सिर्फ अधिकार नहीं दिया है, तो उन अधिकारों के साथ में हमारे साथ में कुछ जिम्मेदारी भी दी। 26 नवंबर पहले मैंने आपको बताया कि हमारे पूरे भारतवर्ष में संविधान दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और 26 नवंबर 1949 को संसद भवन में इस संविधान को सर्वप्रथम मान्यता दी गई। संविधान के निर्माण के लिए, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। इस संविधान को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हस्तलिखित स्वरूप में लिखा गया है। और भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान माना जाता है। दुनिया के अंदर जितने भी संविधान हैं, इन सारे संविधानों में हमारे देश का, भारत का जो संविधान है, वो सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान माना जाता है। और पहले मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, इस कमेटी के क्या थे, अध्यक्ष थे। और इनकी अध्यक्षता में इस संविधान को तैयार किया गया था। उसके बाद में जब संविधान तैयार हुआ, तो संविधान तैयार होने के बाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों से इसको देश को समर्पित किया गया। और इसलिए ये जो संविधान है, 26 जनवरी 1950 को ये संविधान हमारे पूरे देश में लागू किया गया। देखो, जब संविधान है तो संविधान, जैसे अभी मैं संविधान आपसे बात कर रहा है, हाँ, मैं हर भारतीयों को सही से जीने का हक देता हूँ। देखो, जीने का हक मिल रहा है हमको इसके अंदर। मैंने ही तो तुम्हें लोकतांत्रिक अधिकारों से परिचित कराया गया है। आज जो हमारे देश में जो हमको आज़ादी मिली है, उसकी देन है संविधान। मैं ही तो हूँ जो सभी धर्मों को एक तराजू में तोलने का अधिकार देता हूँ। ये संविधान है। इस संविधान की वजह से आज हमारे भारत में जितनी भी जाति धर्म है, सब जाति धर्म के लोग अपने धर्म को अपने तौर से, अपने तरीके से, अपने चीज़ों को क्या करते हैं, अमल करते हैं। अपने त्यौहार को मना सकते हैं, अपने धर्म को मान सकते हैं। ये सब क्या है, संविधान की देन है। पर मेरी एक अपनी कहानी है जो मैं खुद अपने आप को आज आपको सुना रहा हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा लिखा गया संविधान मुझे बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में मुझे अपनाया, जिसके बाद मुझे 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया, जिसके बाद भारत 26 जनवरी 1950 को सुबह 11:18 पर एक गणतंत्र राष्ट्र बना। उसी के ठीक 6 मिनट बाद
10:24 पर भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति रूप के शपथ ली। मुझे दुनिया में सबसे अच्छे संविधानों में से एक माना जाता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि संविधान के अंदर 448 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियाँ हैं और 94 संशोधन इसके अंदर किए गए। और इस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को इस संविधान के जरिए जीने का जो मूलभूत अधिकार है उस अधिकार को दिया गया है। ये जो संविधान है, इस संविधान के ऊपर हमारा पूरा देश चलता है। जैसे पहले लोग बोलते थे कि राजा के घर में राजा पैदा होता है, लेकिन आज हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम हमारे एक वोट के अधिकार से राजा को पैदा कर सकते हैं, लेकिन हम वो काम नहीं करते हैं। जब हमारा वक्त आता है तो हम हमारे वोट का सही इस्तेमाल नहीं करते और फिर 5 साल रोते बैठते हैं। इस तरीके से जो देश का प्रधानमंत्री है, जो राज्य का मुख्यमंत्री है, जो हमारे मोहल्ले का एमएलए होता है, आमदार होता है, जो नगर सेवक होता है, जो पंचायत का सरपंच होता है, इनको चुन के देने की ताकत हमारे पास है। और ये अधिकार हमको दिया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान। एक व्यक्ति एक वोट, ये अधिकार है संविधान का, लेकिन इस अधिकार को हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, ये हमारा दुर्भाग्य है। उसके बाद जो हमको शिक्षा का अधिकार मिला है, अभी आपने वीडियो देखा होगा, उसके अंदर प्रोफेसर जो थे डॉक्टर लक्ष्मण यादव, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जब से संविधान लागू हुआ है तब से हमको पढ़ने का अधिकार मिला है। और आज हम लोग मतलब जो पिछड़ी जाति के हैं, जो गरीब हैं, जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड लोग हैं, ऐसे लोग आज पढ़ाई की वजह से हम अच्छे मुकाम पे जाके पहुंच रहे हैं। और ये जो पढ़ाई का अधिकार हमको मिला है, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से मिला है। कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब पढ़ते थे कि जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो इस कम्युनिटी को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। पढ़ने का तो छोड़ दो, आपको पानी तक के पीने का अधिकार उनको नहीं मिलता था। साफ सुथरा पानी के लिए भी तरसना पड़ता था। तो ऐसी इनकी कम्युनिटी की ये जंग है। और आज हम लोग 20 रुपए की बिस्लरी लेते हैं, आधी पीते और आधी फेंक देते हैं। अगर पानी का महत्व आपको पूछना है या उसका महत्व जानना है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन के परिचय को आप पढ़ो। पानी का मटका जो था स्कूल के बाहर में रखा जाता था और उस मटके को छूने का भी उनको अधिकार नहीं था। जब उनको पानी पीना होता था तो स्कूल का जो सिपाही होता था, जो चपरासी होता था, वो आकर उस मटके से पानी निकालता था और फिर उनको पानी पीने के लिए मिलता था। और जिस दिन वो चपरासी अगर आए नहीं तो उस दिन पूरे दिन उनको प्यासा रहना पड़ता था। ये पानी का संघर्ष है, संघर्ष की लाइफ है, ये जीवन है पूरा। उसी तरीके से जब वो एडमिशन के लिए स्कूल में गए, स्कूल में एडमिशन तो मिला, लेकिन क्लासरूम में बैठने की इजाज़त नहीं मिली। बोले अगर आपको बैठना है, पढ़ना है, तो आपको या तो क्लासरूम के बाहर बैठना पड़ेगा या सबसे लास्ट में बैठना पड़ेगा। और उन्हीं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आज संविधान लिखा है। जिनको समाज पढ़ने लिखने से रोक रहा था, वही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आज भारत का संविधान लिखा है। और उसी संविधान के ऊपर पूरा देश आज चलता है। और उसी संविधान में जो चीज़ें दी है, उसी की वजह से आज हमारा समाज जो है सुरक्षित है। इस तरीके से बहुत सारे अधिकार दिए हैं हमको, उसके साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी दी है। जब अधिकार मिलता है तो अधिकार के साथ में जिम्मेदारी मिलती है। और जब ये जो कमेटी बनाई गई थी, इसको बनाने के वक्त बहुत सारे लोग जो थे वो चाहते थे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है इस समिति के ऊपर ना जाए। इसलिए
अलग अलग तरीके से उनको रोका गया था कि उस वक्त के जो राजनेता थे, जो लोग थे, वो जानते थे कि अगर ये आदमी उस कमेटी में जाएगा तो ये कुछ अलग करेगा करके। तो पूरी तरीके से पूरी तैयारी की गई थी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस कमेटी में, घटना समिति में या संविधान की जो कमेटी बनी थी उसके अंदर ना पहुंच पाए। लेकिन उस वक्त बंगाल में जो मुस्लिम लीग पार्टी थी, उस मुस्लिम लीग के पार्टी के मेहरबानी की वजह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये जो संविधान कमेटी, इस कमेटी के ऊपर भेजे गए थे और उनको भेजने के बाद फिर उनको इस संविधान बनाने का मौका मिला। और जब ये संविधान डॉक्टर बाबा साहब ने बनाया, जब देश को अर्पित किया, तो अर्पित करने के बाद लास्ट में जब उन्होंने संसद भवन में जो भाषण दिया था, उस भाषण में उन्होंने संविधान के प्रति कहा था, ये बात थोड़ी गौर से सुनना आपको। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाई गिनाने नहीं आया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा ही साबित होगा। यदि उसको चलाने वाले लोग बुरे हैं, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अंततः अच्छा ही साबित होगा अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे हो। अगर इस बात को हम लोग समझ लेंगे तो पूरी संविधान की कहानी हम लोग को समझ में आएगी कि भले हम इस किताब को कितना भी अच्छा बोलें, लेकिन इसको चलाने वाले या इस पे यकीन रखने वाले लोग, जब इसको फॉलो करने वाले लोग जब सही रहेंगे तो सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। अगर इसको चाहने वाले लोग सही नहीं रहेंगे तो इसको अलग तरीके से क्या किया जाएगा, मोड़ा जाएगा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ इसके ऊपर मैं, लेकिन समय की पाबंदी की वजह से, और बच्चे भी बोलने वाले, सर भी बोलने वाले हैं, इस वजह से लास्ट में यही कहता हूँ कि संविधान को पढ़कर मानवता को जानो, अधिकारों के साथ जुड़े कर्तव्य को पहचानो। यही आज के प्रति संविधान दिन की हमारी क्या रहेगी, पहचान रहेगी कि संविधान को जब भी आपको अगर मौका मिले तो इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़ो, इसको समझो, क्योंकि जितनी भी आपको परेशानी है उन सारी परेशानियों का हाल इस किताब के अंदर है। तो सिर्फ इसकी जय जयकार नहीं करनी है, इसको पढ़ोगे आप तो मालूम पड़ेगा कि इसने हमको क्या दिया है और इसके प्रति हम लोग कितने ईमानदार हैं। शुक्रिया सर। अरे हाँ, क्या हुआ, चालू ही है? हाँ दे रहे, बच्चों को देना। शुक्रिया सर। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, आप भी चल दिए दास्तां कहते कहते। अब मैं 5वीं जमात की तालिबा नसीबा शरीफ आलम को आवाज़ दूंगी कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। 5वीं जमात से नसीबा। जनाब सदर, मोहतरम प्रिंसिपल साहब और असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नसीबा है, मैं दर्जा 5वीं से हूँ। मैं आज आप सभी लोगों के सामने एक तकरीर पेश करने जा रही हूँ जिसका उन्वान है यौम दस्तूर। आज़ादी मिलने के 1 साल बाद सन 1946 से ही हमारे मुल्क का दस्तूर बनने का काम शुरू हो चुका था। दस्तूर बनाने के लिए सबसे पहले एक कमेटी बनाई गई जिसे दस्तूर साज मजलिस कहा जाता है। दस्तूर साज मजलिस में कुल 299 अरकानात थे। दस्तूर साज मजलिस के सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दस्तूर साज मजलिस के सदर राजेंद्र प्रसाद। अस्सलाम वालेकुम। गिरते हैं शहसवार ये मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ये मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। चलिए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाती हूँ मैं।
देती हूँ कि वो आए और तकरीर पेश करें। Good morning, everyone. My name is Prabha today. Respect principal, teacher, and all my dear friends. My name is Prabha. Today we all have gathered to celebrate National Constitution Day. As we know that National Constitution Day celebrates every year on 26 November. It is celebrated to remember the days of Constitution Day. The Constitution Day of India was adopted on 26 November 1949. This day is also celebrated to Thank you. अब मैं 10वीं जमात की तालिबा अरीबा को आवाज़ दूंगी कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। मोहतरम प्रिंसिपल साहब, असातिज़ाए कराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज 26 नवंबर है, जिसे हम यौम दस्तूर के तौर पर मनाते हैं। ये दिन हमारे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि ये सन 1949 में हमारे हिंदुस्तानी आइन को अपनाने की निशानदेही करता है। हमारा आइन एक बहुत अहम दस्तावेज़ है जो हमारे मुल्क की रहनुमाई करता है और ये बात को यकीनी बनाता है कि हर एक के साथ यकसा और इंसाफ के साथ सलूक किया जाए। हमारे आइन को बनाने के लिए हमारे आइन को दानिशमंद लोगों की कमेटी ने बनाया था, जिसकी क़यादत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। इन्होंने इस बात को यकीनी बनाने के लिए सख्त मेहनत की है कि हमारा आइन मुनसफ़ाना और हर एक के लिए जायज़ है। आइए हम अपने आइन के इक़्तिदार को याद रखें और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस पर अमल करें। हमें एक दूसरे के हुकूक़ और इक़्तिदार को समझना चाहिए और मुनसफ़ाना और इंसाफ पसंद माशरे की तामीर के लिए मिलकर काम करना चाहिए। शुक्रिया। बहुत खूब अरीबा। अब मैं 8वीं जमात की जास्मिन को आवाज़ दूंगी कि वो आए और एक गीत पेश करे। ये गीत हुब्बुल वतनी पर मबनी है। जास्मिन 8वीं जमात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मर भी जाऊँ तो वतन ये याद रहेगा, सदियों से है आबाद और आबाद रहेगा। मैं मर भी जाऊँ तो वतन ये याद रहेगा, सदियों से है आबाद और आबाद रहेगा। मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं, मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं। मेरे खून का हर कतरा जिंदाबाद कहेगा, मेरे खून का हर कतरा जिंदाबाद रहेगा। मैं मर भी जाऊँ तो वतन ये याद रहेगा, सदियों से है आबाद और आबाद रहेगा। ख्वाब से भी है बड़ी मेरे देश की कहानी, बाजुओं में इतना दम के पलट दे रवानी। पहुँचूँ कहीं भी मैं और एक पल न सोचूं बड़ी भी जान भी गंवानी।
मैं मर भी जाऊँ तो वतन ये याद रहेगा, सदियों से है आबाद और आबाद रहेगा। मैं मर भी जाऊँ तो वतन ये याद रहेगा, सदियों से है आबाद और आबाद रहेगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, दुनिया में अलग बात है हमारी। कितने हो धर्म कितना है भाषाएं, पर एकता न टूटती हमारी। मैं मर भी जाऊँ तो वतन ये याद रहेगा, सदियों से है आबाद और आबाद रहेगा। मैं मर भी जाऊँ तो वतन ये याद रहेगा, सदियों से है आबाद और आबाद रहेगा। मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं, मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं। मेरे खून का कतरा जिंदाबाद कहेगा, मेरे खून का हर कतरा जिंदाबाद कहेगा। थैंक यू। बहुत खूब जासरी। अब मैं नाज़िम सर को आवाज़ दूंगी कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार इस शेर के साथ। हंसता खेलता गुजर जाता हूँ मौजे आवाज़ से मैं, हंसता खेलता गुजर जाता हूँ मौजे आवाज़ से मैं। अगर आसानियाँ हो जिंदगी दुश्वार हो जाए। अस्सलाम 26 नवंबर यौम दस्तूर। मैं जब भी आता हूँ तो मैं एक बात तो ज़रूर कहता हूँ कि कैसे न कैसे किसी न किसी तरह हमको ऐसे लोगों का तारुफ और ऐसे लोगों का इंट्रोडक्शन मिलता है जिन लोगों ने ज़िंदगी का जो है तरीका सिखाया है कि ज़िंदगी में आने वाली दुश्वारियाँ और अपने खिलाफ होने वाले कार्रवाइयों से कैसे लड़ा जाता है। तो आज इसी संविधान के ज़रिए और आज जो 26 नवंबर यौम दस्तूर मनाया जा रहा है, इसके ज़रिए एक ऐसे शख्स का तारुफ हमारे सामने आने वाला है जिसे मरने के पहले ही महामानव का खिताब दे दिया गया था। महामानव, अभी महामानव ये एक ऐसा अल्फाज है जो आप जो लेवल में पढ़ रहे हो उस लेवल के लिए ये जो है तो समझना बड़ा मुश्किल है। जब ग्रेड 12th में जाओगे या फिर आप BA करोगे, ग्रेजुएशन करोगे, वो लेवल पे जाओगे तो इस महामानव का मतलब समझ में आएगा कि हाँ, महामानव किसे कहा जाता है। और ये महामानव, इसने ना सिर्फ जो है देश को चलाने के लिए, देश को राह दिखाने के लिए, देश को कैसा चलाया जाता है, ये तमाम चीज़ें संविधान के जरिए बता दिया है। और दूसरी चीज़, इसमें रहने वाले लोगों को ये भी दिखा दिया है कि अगर आपको अपने साथ अपनी कौम को अगर लेकर चलना है तो कैसे चलना है, क्या क्या करना होगा। और वो महामानव, वो शख्स, संविधान लिखने वाला शख्स कोई और नहीं है, भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर की बात कर रहा हूं। ये वो शख्स है जिनको पानी पीने की इजाजत नहीं थी, जिनको जो मेन रास्ता आता है, जो खास रास्ता है, तो उस पर चलने की इजाजत नहीं थी, कुएं के करीब जाने की इजाजत नहीं थी। उनको ऐसी जगह जहां ऊंची जात के लोग जाते हैं, वहां साया, वहां उनका साया भी डालने की इजाजत नहीं थी। ये ऐसे परिवार से थे। जब उन्होंने तमाम चीजें देखी है तो उनके जहन में एक ही ख्याल आया कि हाँ, इन चीजों से कैसा लड़ा जा सकता है। आपके लिए बड़ा सबक है बेटे।
आपके लिए दुनिया में हर चीज जो है तो ऊपर वाले ने घर बैठे दिया आपको, ये आपके लिए सबक है। ऐसे जब ने एक ही बात ही सोचा, नहीं मैं सिर्फ इल्म हासिल करके, तालीम हासिल करके इन सब को जो है जवाब दे सकता हूं, और ऐसे ही किया। स्कूल की तरफ रुक किया, एडमिशन नहीं। अब मिल भी गया तो स्कूल के दरवाजे के बाहर जहां चप्पलें जूते छोड़े जाते हैं, पढ़ लिख कर आगे बढ़ गए। पहला जॉब मिला गुजरात में, वही हाल, वहां भी पीने के लिए पानी, कुर्सी नहीं। जो अनएम्प्लॉयड यानी ऐसे लोग जो जॉब नहीं करते, वो लोग उनको वहां सता कर जाते थे। नौकरी मिलने के बाद क्या दिल बोलता होगा, इतनी बड़ी पोस्ट मिल गई है और एक चपरासी आकर भी जो है तो डांट कर जाता है। आज मामला ऐसा है कि कोई उस्ताद भी अगर बच्चे को अगर बोल दे तो उसको दिल आजारी हो जाती है, उसको बुरा लगता है। तो उस शख्स पे क्या गुजरी होगी बताइए। लेकिन इन तमाम अंधेरों को चीरते हुए बंदा इतने आगे निकला, इतना आगे निकला कि उसको संविधान लिखने का मौका मिला। लिखा तो लिए, लिखाने के बाद बोलते भाई उनका कोई हाथ नहीं। लिखने के बाद 18 घंटे काम, 19 घंटे काम। जब 18 और 19 घंटे काम करते ना हम लोग, आपको बहुत बड़ा जो है तो बलिदान देना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है अपने परिवार की। वो इतना काम किए कि उनको अपने बच्चों का ख्याल नहीं रहा। उनके बच्चों का इंतकाल होता गया, यहां तक कि उनके बीवी का भी इंतकाल हो गया। भूल गए लोग। उनका बच्चा बिल्कुल ऐसा हल्की फुल्की बीमारी से लड़ रहा है, लेकिन जो है दवाखाने ले जाने के लिए पैसे नहीं चाहिए, और काम शुरू है उनका। हो गया, आंखों के सामने दम तोड़े बच्चे। फिर वही अधिकार वाली बात, जब देखा सब ये सब चीजें देखने के बाद उन्हें कहा कि मैं कितना भी आजाद हो जाऊं, जब तक मेरी कौम को अधिकार नहीं मिलेंगे वो आजाद नहीं होंगे। तो संविधान में उन्होंने पहला अधिकार जो लिखा था ना सबके लिए, वो ये था शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। और नेहरू से पास कराया था, चाचा नेहरू से, प्रधानमंत्री, शिक्षा का सबके लिए। ये हमारी खुशनसीबी है जो हमको शिक्षा फ्री मिल रही है। लेकिन अगर और कुछ दिन इंतजार करोगे ना बेटा, ये शिक्षा जो है तो मुफ्त मिलना भी बंद हो जाएगी। कल एक कमेटी बिठाई गई है महाराष्ट्र में, जितने भी शैक्षणिक इदारे हैं उनकी इंक्वायरी हो, उनसे जानकारी लेने के लिए नहीं कहा गया है, इंक्वायरी हो। कल जिया इंक्वायरी एक मनफी अल्फाज है, निगेटिव अल्फाज है। इंक्वायरी के भाई यहां से कहीं भी अगर तुमको कुछ मिल जाए तो उसके जो है तो 9-2-11 होने वाला है, उसका शुरुआत है। जो हमको हक दिए गए ना, अगर हक का हम इस्तेमाल नहीं करें तो हमारे साथ ऐसा ही होने वाला है। एजुकेट योरसेल्फ, अपने आप को तालीम याफ्ता बनाओ और दूसरों को भी तालीम याफ्ता बनाओ। लड़ो, तालीम हासिल करो। संविधान के प्रियम्बल में लिखा है, शुरुआत में लिखा है मसावात। पूरा निचोड़, जितना बड़ा, अगर 1000 पेज का अगर समझ लो संविधान है, तो एक पेज पर 8 लाइन के अंदर उस 1000 पेज का पूरा जो है तो समराइज किया गया है उसके प्रियम्बल के थ्रू। सर ने तो संविधान पढ़ने के लिए कहा, मैं तो अपना प्रियम्बल पढ़ो, सब मालूम पड़ेगा क्या है और क्या नहीं।
बहुत आसानी से चीज मिल गई, कदर नहीं है। और लिखने वाले को देखो तो महामानव, किताब मिला है महामानव। कैसी दुश्वारियां, कैसे हालात, कोई चाहने वाला नहीं, अकेला। लोग तो बोलते मैं तो चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कोई साथ नहीं आया वाला। मरने के बाद बीवी बच्चे भी नहीं थे साथ में। शुक्रिया। हाँ बेटी, ये हाल है। और जाते जाते जो काम करके गए ना, वो तो बिल्कुल सराहनीय है, तारीफ के लायक है। आपने कौम को जगा कर गए, अपने कौम को तालीम मुफ्त करा के गए। जो कौम सिर्फ जो है तो दूसरों के इशारे पे नाचती थी, आज वो कौम इस लायक हो गई कि अपने इशारों पे दूसरों को नचा रही है। इस लायक बनाया उन्होंने, और किसके जरिए? अधिकारों के जरिए। ये संविधान के जरिए सबको अधिकार है, हंसने, बोलने, खेलने, हर चीज का अधिकार दिया। लेकिन लोग क्या करते हैं, जो काम अच्छा करते हैं उसको भूल जाते हैं। और कभी कभी साल में एक आधा ऐसा मौका मिल जाता है याद करने का, तो औपचारिकता पूरी कर लेते हैं, चलो याद कर लेंगे, आज संविधान दिवस है। याद करने के पीछे एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, ये वजह है कि जो लोग ऐसे काम किए हैं, कैसे आगे बढ़े, कैसे किए, क्या उनकी जुस्तजू थी, क्या लगन थी उनकी, वो लगन हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। क्योंकि वो भी इंसान थे और हम भी इंसान। हाँ, वो बात अलग है, उनको बहुत मेहनतों से और जुस्तजू से मिला है। हमको हर चीज़ रेडीमेड है, हमारे पास पढ़ाने वाले भी अवेलेबल है, हमारे पास दुनिया की तमाम टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसके जरिए हम तालीम ले सकते हैं, जो दूसरों को मुहैया भी नहीं है। अभी साकिनाका में जितनी भी स्कूल है वहाँ ये तमाम चीज़ें मौजूद नहीं जो हमारे पास है। मिनटों में, सेकंड में हम जो है तो हर चीज़ का जो है हासिल कर सकते हैं। और एक बार फिर मैं जो है अपनी स्पीच ये कहकर कहता हूँ कि भाई जो भी हमको अधिकार मिले हैं, हम बड़े शुक्रगुजार हैं, और उस आदमी का भी शुक्र मानना चाहिए जिन्होंने हमको ये अधिकार दिए। यही कहकर जो है तो मैं स्पीच को यहीं खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूबसूरत जो दस्तूर हमें मिला है, उसके साथ हुकूक और फ़राइज़ भी हैं। हमें ईमानदारी से उन हुकूक का इस्तेमाल करना है और फ़राइज़ को अदा करना। खुदा करे कि ये दस्तूर साजगार आए, जो बेकरार थे अब तक उन्हें करार आए। बाहर आए तो इस शान से बाहर आए, न सिर्फ फूल को कांटों पे भी निखार आए। शुक्रिया। अब मैं प्रिंसिपल साहब को आवाज़ दूंगी कि वो आए और प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया। और बानो टीचर, सुबह सुबह जब आते हैं तो संविधान की उद्देशिका पढ़ते हैं हम लोग। कितने लोगों को याद है? पक्का याद है? चलो ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, ठीक है ना? तो समय जो है वो मेरे पास बचा हुआ है सिर्फ 5 मिनट, और बाकी तमाम जो वक्ता यहाँ पर आए, महेंद्र सर, नाजिम सर, सभी लोगों ने संविधान की जो उद्देशिका है उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया, और संविधान के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी बताई। लेकिन उसके दायरे में रहते हुए हमें काम करना है ना? संविधान का मतलब सिर्फ अधिकार नहीं है, संविधान का मतलब
कर्तव्य भी है। अब आप लोगों से, आप विद्यार्थियों से कैसे रिलेटेड है वो? आपको जैसे शिक्षा का अधिकार दिया गया है ना, तो आपका क्या कर्तव्य होता है? आपको स्कूल में अधिकार आने का दिया गया, आपको स्कूल में आने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसके लिए एक समय दिया गया, आप इतने समय पे स्कूल में आएंगे। और फिर स्कूल में आने के बाद में एक टाइम टेबल बनाया गया सब्जेक्ट के हिसाब के कि इतने समय ये टीचर आपको ये पढ़ाएंगे, है ना, है कि नहीं? सिर्फ ऐसा नहीं कि आप स्कूल में आएंगे बस, पढ़ाई भी तो करना आपका कर्तव्य है कि नहीं है? तो इंसान होने के नाते हम लोग अपने अधिकारों को ध्यान में रखते हैं क्योंकि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और कर्तव्यों को भूल जाते हैं क्योंकि वो हमारे लिए नुकसानदायक है। क्योंकि आपको सुबह सुबह उठ के स्कूल आना होगा तो आप कहोगे कि ये तो परेशानी वाली बात है, कौन सुबह सुबह उठे? जैसे अधिकार दिया गया हुआ है कि आपको पढ़ाई का अधिकार है, तो स्कूल में आना भी आपका कर्तव्य है। और जो चीज़ें, जो काम, जो कार्य आप लोगों को दिया जाए वह कार्य पूरा करना भी आपका कर्तव्य है। आपको कार्य दिया जाए यह आपका अधिकार है ना? जैसे दूसरे के कंधे पे रोया जाए, ये आपको अधिकार दिया हुआ है, लेकिन आपका भी कर्तव्य है कि उसके कंधे के ऊपर उतना ही बोझा डाला जाए जितना वो उठा सके, नहीं तो उसी के ऊपर चढ़ जाओगे। बोले अधिकार दिया हुआ है कि इसके कंधे पे, अरे भाई रोने का अधिकार दिया हुआ है, उसके ऊपर चढ़ने का अधिकार नहीं दिया हुआ है। तो हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य को भी ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि महन सर ने कहा कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनता है, अब राजा का बेटा अगर लायक नहीं रहेगा तो वो चपरासी का भी काम करता है। अगर लायक नहीं है तो फिर वो चाहे मुगल हो, चाहे पेशवा हो, चाहे मराठा हो, उसमें कोई भेदभाव कहीं पर भी संविधान ने नहीं किया हुआ है। जो लायक होगा वही राज करेगा। राज करने का मतलब यहाँ पर चाबुक चलाना नहीं है। जो भी संविधान के दायरे में रहकर जो भी क्रियाकलाप करने हैं उसको सही तरीके से क्रियान्वित करना। अब ये हो गई बड़े लोगों की बातें, तो आप लोगों का क्या काम है? बच्चों के भी उसके अंदर अधिकार दिए गए हुए हैं। जैसे आपको खेलने का अधिकार है तो आप अपने अधिकारों का प्रयोग कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि 12 घंटे स्कूल में आकर खेल रहे। आपको एक लिमिटेड समय खेलने का अधिकार दिया गया हुआ है। आपको भोजन करने का अधिकार दिया हुआ है कि नहीं? मिड डे मील आता है कि नहीं? आते हैं ना? तो वो पाना आपका अधिकार है, लेकिन उतना ही लेना जितना खा सके। फेंकने का अधिकार नहीं है। फेंकना जो है वो कर्तव्य में आ जाता है कि जितना आपको भोजन चाहिए उतना ही ले। तो अभी समय हो चुका है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप लोगों में से कोई एक यहाँ आ जाए जिसको संविधान की उद्देशिका यानी प्रेम्बल याद हो। कौन आएगा यहाँ पर? अभी तो बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया था। चलो आ जाओ। आ जाओ।
आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। माइक ले, वो ले लो, माइक दे, गले में। हाँ, आपके पास है ना वो? आ जाओ, चलो सभी लोग खड़े रहो अपनी अपनी जगह पे। ऐसे हो जाओ, इधर हो जाओ, ए बेटा ऐसे हो जाओ, पीछे देखो, ऐसे हो जाओ। और हाँ महेंद्र सर, अगली बार से जरा ध्यान रखो, ये लोग जो आगे आ जाते हैं ना, इनको पीछे रखने का। आप आ जाओ इधर, ठीक है? आ जाओ इधर, चलो हाथ आगे कर लो ऐसे सब लोग। पीछे हो जाओ और पीछे हो जाओ आराम से। बस आगे वाले वहीं रहते, जब पीछे कहा जाए तो पहली लाइन वाले वहीं खड़े रहते, और फिर अपने बीच में एक दूरी बना लो ऐसे। हाँ, और पीछे वाले थोड़ा पीछे हो जाएंगे इस तरह से, ताकि आप आसानी के साथ खड़े रह सके, ठीक है? चलो हाँ। भारत का हम भारतीय आवाम मतदान में संजीदगी से अर्ज करते हैं कि हम भारत को एक मुक्तदी समाजवादी गैर मजहबी अवामी जमहूरिया बनाए और इसके तमाम शहरियों के लिए हासिल करे इंसाफ, समाजी, मुआशी और सियासी आज़ादी, सारे ख्याल, अक़ीदा, दीन और इबादत, मसवात, वाहिदबाद, हैसियत और मौके और इन सब में क़ुव्वत को तरक्की दे, जिससे भारत की अज़मत और कौम की इत्तेहाद इस अलमत का तयक़्क़ान हो। अपनी अंसार असम्बली में 26 नवंबर 1949 को बयान जरिया वाज़ा करते हैं और अपने आप पर नाफिज करते हैं।